Hey guys, so this is the 16th episode of Dental Talks, and uh, we discussed that we will come live. We'll try to come live routinely, especially on Tuesday. So this is the 16th episode of Dental Dialogue. Today we have to discuss about the location of the clinic. We have to discuss कि किस तरीके से आपको लोकेशन क्लिनिक की अपनी डिसाइड करनी है, और अगर आप इवेंचुअली डिसाइड कर चुके हैं तो हाउ कैन यू चेंज इट एंड व्हाई यू शुड चेंज इट और यू शुड नॉट चेंज इट, राइट. सो एंड अगर अभी नहीं कर सकते चेंज, then how do you have to survive, and what are the advantages and disadvantages of different kind of locations, right? For example, most of us try to open their clinic in a market area, but sometimes due to no availability of the shops, and sometimes we have some places in residential areas जहाँ पे हम मैनेज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी किसी के घर में इतनी स्पेस होती है, किसी किसी की सोसाइटी में इतनी स्पेस होती है कि हम एक प्रॉपर मार्केट की जगह एक रेजिडेंशियल प्लेसेस में भी स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस को. बट क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज और क्या साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट्स की क्या साइकोलॉजी रहती है इस चीज़ की वजह से, वो डिस्कस करते हैं. मैंने दोनों जगह पे क्लिनिक चलाया हुआ है, होम में भी और मार्केट में भी, प्रॉपर रेजिडेंशियल प्लेस पे भी और प्रॉपर दिल्ली के एक बहुत अच्छी पॉश मार्केट में भी और एक बहुत अच्छे दिल्ली के पॉश कॉलोनी में भी, रेजिडेंशियल प्लेस में भी और मार्केट प्लेस में भी. डिफरेंस इज कि जब आप घर में बैठते हैं तो जो आपका ओपीडी आएगी, जो आपके पेशेंट्स आएंगे उनमें, और जो आपके पास मार्केट में पेशेंट्स आएंगे उनमें एक स्लाइट डिफरेंस इस चीज़ का रहता है कि ट्रस्ट दोनों ही फैक्टर्स में, दोनों ही केसेस में कम हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है. बट मार्केट में या तो आपके पास जो आएगा वो कंप्लीट ट्रस्ट लेके आएगा. कंप्लीट ट्रस्ट मतलब कहीं ना कहीं से रेफर होकर आएगा डेफिनेटली, या फिर कहीं ना कहीं से सुन के आएगा आपके नाम को और कंप्लीट ट्रस्ट लेके आएगा, या फिर वो अंदर से ऐसा पर्सन होगा जो ऐसे एरियाज में रूटीनली चला जाता है ट्रस्ट करके, राइट, क्योंकि वो मार्केट में जाता रहता है टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़. और या फिर कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होगा, बहुत ज़्यादा डाउटफुल होगा, राइट. आप पे आते ही आपको उसकी वाइब फील हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि ही इज़ ट्राइंग टू चेक ऑन यू. वो किसी न किसी के साथ आएगा, किसी न किसी को अपने साथ इन्वॉल्व करेगा. कई बार ऐसे लोग शूट करने लगते हैं, इन द सेंस नॉट टू शूट यू विद द गन, बट वीडियोस शूट करने लगते हैं, आपके पिक्चर्स लेने लगते हैं. दे डू नॉट वांट टू साइन द कंसेंट फॉर्म्स, दे डू नॉट वांट टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन, राइट. समटाइम्स दे डू नॉट वांट टू गिव यू द कंसल्टेशंस. ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं. बट आपके जो रेजिडेंशियल प्लेस में होते हैं, क्योंकि अगर स्पेशली आप उसी एरिया के लोकल हैं तो आप पे ट्रस्ट ज़्यादा होता है, राइट. इन सब चीज़ों से ज़्यादा होता है कि वो आपसे बार्गेन कर सकते हैं, बट वो आप पे ट्रस्ट करके आते हैं. वो उनको पता होता है कि ये अपना पर्सन है, कुछ गड़बड़ नहीं करेगा. उनको पता होता है कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो संभाल लेगा. तो ट्रस्ट रेजिडेंशियल प्लेसेस में ज़्यादा होता है, बट उसका प्राइस आपको पे करना पड़ता है. वो प्राइस ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी रूप में खुश करना पड़ता है. आपको टाइम जल्दी देना पड़ता है, किसी भी टाइम वो आ सकते हैं आपके पास, राइट. इसके साथ साथ बार्गेनिंग नॉट इन द फॉर्म ऑफ कि डायरेक्ट बोलें, बट एक्सपेक्ट करते हैं बार्गेनिंग. उनको लगता है कि रेजिडेंशियल प्लेस में ओपन कर रखा है तो हम इनके पास जा रहे हैं, तो इट्स ए बोन टू देम, राइट. उनको एक प्रोफेशनलिज्म फील नहीं होती. रेजिडेंशियल प्लेसेस में आप कितने भी क्लिनिक को प्रोफेशनल रूल्स प्ले कराना चाहें, वो प्रोफेशनल रूल्स प्ले नहीं करा पाते. फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा मार्केट में क्लिनिक था तो हम कंसल्टेशन बाहर लेते थे, कंसेंट फॉर्म बाहर साइन होते थे, सब कुछ बाहर होता था, तो ईजी रहता था. बट अगर आप घर में क्लिनिक चलाएंगे तो घर इन द सेंस रेजिडेंशियल प्लेस में चलाएंगे, तो आई डोंट नो व्हाई पीपल डू नॉट वांट टू साइन द कंसेंट फॉर्म, दे डू नॉट वांट टू गिव द कंसल्टेशन आउटसाइड इवन दो दे नो द असिस्टेंट. फिर भी वो बोलते हैं कि हम आपको देंगे, राइट. इस तरीके की चीज़ें होती हैं. तो आप, ऐसा नहीं है कि आप रेजिडेंशियल प्लेसेस में इस तरीके के रूल्स नहीं बना सकते. विद इन द स्पैन ऑफ 1 to 2 years मुझे समझ में आ गए थे कि क्या क्या रूल्स मुझे बनाने हैं. तो मैंने अपनी रेजिडेंशियल प्रैक्टिस में ये रूल्स बना दिए कि आप टाइम पे आएंगे, आप टाइम पे नहीं आएंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, आप टाइम पे नहीं आएंगे तो आपको वार्निंग कॉल जाएगी, आप अपना क्राउन्स टाइम पे नहीं लगवाएंगे तो आपको वार्निंग मैसेज जाएंगे,
आपको बाहर शू कवर पहन के आना है या शूज़ बाहर उतार के आने हैं, आपके बच्चे बाहर शोर नहीं मचाएंगे, आपको कंसल्टेशन बाहर दे के आनी है, आपको फीस बाहर डिपॉजिट करनी है, अंदर कुछ डिपॉजिट नहीं होता है, आपको इतना % फीस डिपॉजिट नहीं। ये सारे रूल्स विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 ईयर्स बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि हर पेशेंट को वो रूल्स फॉलो करने थे और पेशेंट से पेशेंट रेफर होता है, तो धीरे धीरे करके पेशेंट्स आप एक साइकोलॉजी समझिए कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आए जिसने सारे रूल्स माने, तो 90% चांस होते हैं वो इसी तरीके के माइंडसेट वाले पेशेंट्स को भेजते हैं। तो वो सेम माइंडसेट वाला पेशेंट वापस आपके क्लिनिक पे आता है जो ये सब रूल्स मानता है, जो प्रोफेशनलिज्म में बिलीव करता है। बट समहाउ कितना भी स्ट्रिक्ट रहने के बाद भी कुछ % पेशेंट्स इस तरीके के रह जाते हैं और आपको वो झेलने पड़ते हैं, जो आपके नेबर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको जानते हैं, जो वो रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते, वो अंदर आ जाना चाहते हैं, वो फॉर्म नहीं बनना चाहते। ऐसी प्रॉब्लम्स एक घर वाली प्रैक्टिस में आती है। राइट, मार्केट में एक और अच्छी चीज़ ये है कि आपको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस इस चीज़ का मिलता है कि हाउ डू हैव टू पे द रेंट, हाउ डू हैव टू बी ऑन एवरीथिंग इज ऑन यू। एक रेजिडेंशियल प्रैक्टिस में स्पेशली अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा रेंट का इशू नहीं होता। राइट, आपको इस बात के लिए स्ट्रेस फ्री होते हैं। सेफ्टी इशू ज़्यादा रहता है, आपको ये डर नहीं होता कि कभी आग लग जाए या कभी कोई चोरी हो जाए, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं। बट रेजिडेंशियल प्रैक्टिस में वर्ड बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। अगर आप लगातार परसिस्टेंटली एंड आई बिलीव कि अगर आप परसिस्टेंटली मतलब कम से कम 2 से 3 साल तक लगातार एक ही जैसा काम और ख़राब काम कर रहे हैं, तब जाके आपकी प्रैक्टिस हैम्पर होना शुरू होती है। अगर आप, क्योंकि प्रैक्टिस का नाम इंप्रूव करना है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके सीखते जा रहे हैं, इंप्रूव करते जा रहे हैं, तो भी प्रैक्टिस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में भी सेम ही है ऑलमोस्ट, बट मार्केट में क्या है कि लोग आपको चांस ज़्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको जानते नहीं हैं। आपको चांस इन द सेंस कि वो जाके किसको बता देगा, पूरी मार्केट को तो बता नहीं देगा। मार्केट में पेशेंट्स कहीं से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, बट रेजिडेंशियल कॉलोनीज में बात स्प्रेड हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्रक्स ऑफ द स्टोरी, नॉट टू कंफ्यूज यू कि आपको कहाँ खोलना है कहाँ नहीं, आई वुड सजेस्ट कि आपको जहाँ पे भी मौका मिलता है क्लिनिक खोलने का, आप ओपन करें जितनी जल्दी हो सकता है। बट अगर आप एक मार्केट प्लेस में क्लिनिक ओपन कर पाए तो आपके लिए बेटर रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि आप रेजिडेंशियल प्लेस में हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ट्राई टू शिफ्ट योर प्रैक्टिस टुवर्ड्स द मार्केट प्लेस। और अगर आपको लग रहा है ठीक ठाक ग्रोथ हो रही है, तो बाद में ज़रूर ये बैक ऑफ द माइंड में अपने रखिएगा कि कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद आई विल शिफ्ट माई प्रैक्टिस टुवर्ड्स मार्केट एरिया, चाहे वो आसपास के मार्केट एरिया में हो। एक और अच्छी बात जो आपकी मार्केट प्लेस में जाने से होती है कि अगर आपको कभी शिफ्ट करना पड़े, राइट, तो आप मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस शिफ्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीटली क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है कि ओनर कहता है कि मुझे बंद करना है ये प्लेस, या मुझे अपने लिए चाहिए, ऑल ऑफ दैट, तो आप एक बहुत पास में शिफ्ट कर सकते हैं। राइट, तो उससे क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हटते नहीं। इसी तरीके से अगर आपकी रेजिडेंशियल प्लेस में प्रैक्टिस है तो आप उसको आसपास के मार्केट प्लेस में शिफ्ट कर सकते हैं। पेशेंट बहुत जल्दी इधर उधर हैम्पर नहीं होंगे। राइट, इसके सिवा ये तो आज बात हुई लोकेशन की। I'll try to come live more, right, and I'll try to post more videos. I'm getting so many messages from all of you कि videos मिस कर रहे हैं आप, या बातें, इंटरेक्शन, सीखना सिखाना मिस कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को नॉट ओनली इन डेंटिस्ट्री बट लाइफ में इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कुछ बीच में हैकिंग वगैरह हुई थी लास्ट टाइम भी मैंने बताया, तो उससे चीज़ें रिकवर हो रही हैं। आई विल कीप यू अपडेटेड, आई विल इनफैक्ट कीप अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू दैट। तो मैं चाह रहा हूँ कि टॉपिक के सिवा 2 इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूँ डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, क्लिनिक से रिलेटेड, जो आपको हेल्प करें। मैं रिसेंट के कर देता हूँ, राइट, येस्टरडे ओनली 2 इंसिडेंट्स क्लिनिक पे हुए जिनसे मैंने सीखा कुछ, तो हो सकता है आप भी सीखें। राइट, तो आई एम गेटिंग मैसेज सर अपने कोर्सेज के बारे में। डॉक्टर साहब, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अबाउट द कोर्सेज के बारे में आपको बात करना है। आपको नंबर मेरे एड्स में है, आप बात कर सकते हैं फ़ोन करके, आपको कोऑर्डिनेटर सारी डिटेल्स बता देगा। दिस इज़ नॉट ए कमर्शियल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हम सिर्फ चाहेंगे कि आपसे डिस्कशन सीखने सिखाने का करें। एक्सक्यूज मी। तो कमिंग बैक टू द इंसिडेंट्स, सबसे पहले इंसिडेंट ये हुआ कि एक पेशेंट है, राइट, वो पेशेंट ने आके बताया कि ये RCT मेरे यहाँ पे हो रखी है,
पिछले 12, 15, 16 साल से हो रखी है। तो आप प्लीज़ बताएं कि इस पे ये क्राउन लग जाएगा वापस। जब क्राउन फिट करके देखा गया तो देखा गया कि बहुत मार्जिन्स बहुत शॉर्ट थे। तो हमने बताया कि मार्जिन्स बहुत शॉर्ट है, ये क्राउन आपका फिट नहीं बैठेगा। स्टिल इफ़ यू वांट टू गेट इट डन, आपको कंसेंट साइन करना है और उसके बाद हम कर देंगे। एक्सक्यूज मी। तो उनसे बात बोल दी गई, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी दोनों ही मशीन, दोनों ही विच इज़ एवरीथिंग वॉज बिजी, तो इट वॉज पीक टाइम। तो हमने उनको बोला कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, हम एक्सरे लेंगे इस टूथ का, उसके बाद ही इस पर क्राउन प्लेस करेंगे। वाई द लेसन हियर इज कि कभी भी किसी भी टूथ को कंप्लीटली, चाहे कोई कितना भी कह रहा हो कि मेरे को 20 साल से आरसी जरूर रखी है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दर्द नहीं है, प्लीज़ आप उस पर पूरी तरह रिलाई मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कीजिए। किसी रीज़न की वजह से हम वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाए, बट पेशेंट ने लिख के दिया कि मैं ही चाह रहा हूँ कि एक्सरे ना वगैरह ना हो, फटाफट से क्राउन लग जाए, तो हमने लगा दिया। तो कंसेंट साइन था हमारे पास, और वही हुआ जो होना था। आफ्टर 2 days, इनफैक्ट 1 day पेशेंट को पेन हुआ, पेशेंट वापस आया, हमने एक्सरे लिया तो देखा इतना एब्सेस था। अब यहाँ हम कंसेंट साइन करा चुके थे और पेशेंट को इन्फॉर्म कर चुके थे, इसलिए वी वर सेफ। बट अगर पेशेंट गलती से भी डिफिकल्ट पेशेंट होता तो वो बोल सकता था। इनफैक्ट उनकी मदर ने बोलने की कोशिश भी करी, जो बार बार अंदर आ रही थी, और हम उनको बोल रहे थे कि मैम आप बाहर बैठिए, क्योंकि हम ओपीडी के अंदर सिर्फ पेशेंट को बुलाते हैं। उनका कहना यह था कि कल क्यों नहीं पता लगा कि पस था। तो हमने उनको बता पाया कि मैम हमने आपको बोला था कि आप वेट कर लें, हम एक्सरे करेंगे, आपने एक्सरे से मना किया जिसका कंसेंट हमारे पास है, इसलिए कल पता नहीं लगा। तो ये कम्युनिकेशन में और बात करने में और कंसेंट साइन कराने में हम जीत गए। मगर अगर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती थी आगे जाके तो बहुत परेशानी होती। इसलिए लेसन हियर इज कि चाहे कितना भी पेशेंट कुछ भी बोल रहा हो, आप रिलाई करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन पे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। आप उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे, पर अपना एनालिसिस तब निकालेंगे जब इन्वेस्टिगेशन पूरी करेंगे, और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। राइट। उसके बाद पेशेंट वॉज वेरी कोऑपरेटिव। हमने बताया कि क्राउन आपका हटाना पड़ेगा, नीचे एब्सेस है, री रूट कनाल का ट्राई करेंगे, नॉट गिविंग यू एनी गारंटीज और वारंटीज। बच गया तो बहुत अच्छी बात है, निकल गया तो निकल गया। राइट। एट दैट टाइम इटसेल्फ, जब वो पेशेंट मेरे साथ थे, जब मैं उनका क्राउन रिमूव कर रहा था और जीपीज निकाल रहा था टू मेक हिम फील गुड, बिकॉज एब्सेस था नीचे, रूट कनाल थोड़ी सी पुअर हो रखी थी। तो उस टाइम पे हमारे पास एक पेशेंट आता है, जब मेरी एसोसिएट डेंटिस्ट अवेलेबल थी, और मैंने उनको बोला मैम आप चेक कर लीजिए। उन्होंने चेक किया, चेक भी नहीं, इनफैक्ट विदाउट पेशेंट आता है, एक पर्सन आता है जो बोलते हैं कि मेरे बच्चे को ब्रेसेस लगे हुए थे और माइल्ड अलाइनमेंट करा गया, और अब मैं चाहता हूँ कि वो ब्रेसेस हटा दिए जाए। तो हमने बोला ठीक है सर, बट आपके ऑर्थोडोंटिस्ट कौन है और आप उनसे बिना परमिशन के हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे हैं, वी डोंट नो। और हम इस एथिकल प्रैक्टिस में मानते हैं कि ये गलत है कि आपने कहीं पे ट्रीटमेंट शुरू कराया, मे बी यू हैव नॉट पेड फॉर देम, और आप यहाँ आके वो ब्रेसेस हटवा दें। ठीक है, आइडियली इट्स रॉन्ग। ठीक है, इसलिए हम एक बार इन्वेस्टिगेट करते हैं इन अ वेरी सटल लैंग्वेज कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। उन्होंने बताया कि हम, हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट से बात हो गई है, हम वो दूर पड़ते हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम यहीं पे पास में, लोकेशन आपके पास में, तो हम वो ब्रेसेस हटवा दें। हमने कहा ओके ठीक है सर, हटा दिए जाएंगे अगर कंसेंट है आपके ऑर्थोडोंटिस्ट का तो। बट जब ये हटेंगे तो हमें उसको हटाने के बाद पॉलिश भी करना पड़ेगा, आपसे कॉम्पोजिट भी हटाना पड़ेगा, इसके टोटल चार्जेस ये होंगे जो भी हमने चार्जेस बताए। ये बात असिस्टेंट ने बाहर करी, और असिस्टेंट को आंसर ये मिला कि बस ब्रेसेस ही तो हटाने, उसके इतने चार्ज। फिर मेरे एसोसिएट डेंटिस्ट ने बात करी, उनको भी इस तरीके से तो नहीं बताया गया, बट उनको भी टालने की कोशिश की गई कि ठीक है मैं देखता हूँ ये वो। तो पेशेंट चला गया। शाम को मेरे असिस्टेंट ने पूछा कि सर वो पेशेंट नहीं आए। तो मैंने उनको बोला कि आपको क्यों डर लग रहा है पेशेंट नहीं आया, पेशेंट मेरा था, मुझे पता है कौन मेरा पेशेंट होता है कौन मेरा नहीं, वो मेरा पेशेंट नहीं था। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे लगा मुझसे ही गलती हो गई कि मैंने चार्जेस शायद ज़्यादा बता दिए। मैंने उनको बताया कि चार्जेस तो मैंने ही आपको बताने के लिए बोले थे ना। उन्होंने बोला सर पर मुझे लगा शायद मैंने ज़्यादा बता दी। तो मैंने अपने असिस्टेंट को समझाया, जो मैं आप सबको भी समझाना चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस कफ। हर पेशेंट आपका नहीं होता, हर पेशेंट आपका नहीं होता। आपको इस बात को, रिग्रेट को बिल्कुल भूल जाइए कि अरे ये पेशेंट चला गया, मैं इतना कम कर देता तो शायद करा लेता, इतना हो जाता तो शायद हो जाता। नहीं, प्लीज़ मानिए इस बात को कि अगर मैं कुछ भी कर लेता वो पेशेंट मेरा नहीं होता, और अगर हो भी जाता तो वो उस मोमेंट के लिए होता, क्योंकि उसको चीज़ें कम करानी पड़ी।
वो आगे से कभी आ नहीं आता, वो सोच के कि यहाँ तो कम ज़्यादा चार्जेस में काम होता है, राइट। और अगर मैं पहले से ही कम बताता तो वो ज़िंदगी भर ही एक्सपेक्ट करता कि ये कम में होगा। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि हर पेशेंट के लिए रिग्रेट मत कीजिए, राइट। जो आपके लिए होगा वो आपका रहेगा और लॉयल रहेगा आपका पेशेंट। और लॉयल पेशेंट्स बनाने होते हैं। कई लोग पूछते हैं ना कि ओपीडी बढ़ाएं कैसे सर। प्लीज़ ओपीडी बढ़ाने की नहीं, जो ओपीडी आपके पास है उसको रिटेन रखने की कोशिश कीजिए। वो आपके पास आए आप पे ट्रस्ट करके, उनमें ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगाइए। कहते हैं कि आपका 90% बिजनेस आपके 10 to 15% क्लाइंट्स चलाते हैं। आपके 10 से 15 पेशेंट्स आपका 90% क्लिनिक चला रहे हैं। और ये सच है। मैंने अपनी 8 से 10 साल की प्रैक्टिस में देखा है कि जो पेशेंट मेरे 15% पेशेंट्स हैं जिनको मैं अलग से लिख के रखता हूँ उनके आगे नाम के आगे स्टार बना के, क्योंकि वही पेशेंट्स रेफर भी करते हैं दूसरे पेशेंट्स को। उनके ही फैमिली मेम्बर्स आते हैं, उनके ही नेबर्स आते हैं, या वो खुद रिपीटेडली आते रहते हैं। और मेरे पास वो 15% पेशेंट्स के नाम अच्छे से रिटेन्ड है। और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं चाहूँगा कि आप ये होमवर्क करें कि आपके पास जो 15% पेशेंट है ना, एक दिन उनके नाम लिस्ट में लिखिएगा। और उनका खास ख्याल कैसे रखना है, पैसे वैसे के लिए वो पेशेंट अपने आप ही आपसे कम नहीं कराते। वो जो खास पेशेंट्स होते हैं ना, उनका ख्याल आपको रखना होता है उनके बर्थडेज पे विशेस भेज के। उनका खास ख्याल रखना होता है उनको अच्छे से ग्रीट करके। उनका खास ख्याल रखना होता है कि उनको कुछ स्पेशल फील हो औरों से ज़्यादा, क्योंकि वो आपको स्पेशल फील करा रहे हैं बाय चूजिंग यू। तो इसलिए वो 10 to 15% पेशेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये वो 10-15 पेशेंट में नहीं था, उसको आना होगा, वो आएगा, अपना काम कराएगा, चला जाएगा, वापस फिर भी नहीं आएगा। सो डोंट वरी, हर केस के लिए इतना नहीं सोचते। सो दीज आर द 2 लेसन्स जो हमने रिसेंटली सीखे। कुछ क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। हाउ लॉन्ग पेशेंट कैन वेट, डॉक्टर साहब थोड़ा सा क्लियर कीजिए अपनी बात को। If we are doing RCT sir and in operatory, if new patient comes for the restoration, but if patient is not ready to wait, what can we do sir? Okay, so it's a very good question डॉक्टर साहब। The thing is कि देखिए आपको ना टाइम, इनफैक्ट मैंने कुछ लिखा था इससे रिलेटेड, लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू। बहुत रिसेंटली लिखा था और मैंने अभी वो आर्टिकल छापा नहीं है, कहीं छापा क्या, कहीं लिखा नहीं है, कहीं भेजा नहीं है, बट देयर वाज ए सिंपल थिंग जो मैंने लिखी थी। यस, आपको टाइम और स्किल दोनों के बीच में बैलेंस बनाना सीखना है। ये बिल्कुल फ्रेश जो डेंटल सर्जन डेंटिस्ट निकल रहे हैं ना, उनको मैं एक सलाह दूंगा कि प्लीज़ इस बात को समझिए कि टाइम और स्किल दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। क्या मतलब है इस बात का? पुराने डेंटिस्ट बोलते थे और सही बोलते थे कि टाइम की चिंता ना करो, वेट करो आराम से, पेशेंट आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रैक्टिस में वेट करना ही होता है, हमने तो न्यूज़पेपर पढ़े हैं, ऑल ऑफ दैट अपनी जगह सही है, वो उन्होंने करा भी है वो। बट अभी का टाइम दूसरा है। अभी का टाइम वो है जिसमें हर कोई नेटफ्लिक्स पे या पिज़्ज़ा हट पे या हर चीज़ फास्ट चाहता है। तो आपको टाइम और स्किल दोनों में बैलेंस ऐसे बनाना है कि आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना। ये नहीं सोचना कि पेशेंट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बैठ तो रहे रोज़, नहीं, आपको उस टाइम के दौरान अपना स्किल बढ़ाना है, राइट। या फिर जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर वो आरसीटी कर रही है, अचानक पेशेंट आ जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट सीखना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मेरे पास 15 मिनट्स रूल रहता है। दैट मीन्स कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, राइट, और कोई भी नहीं है क्लिनिक पे, मेरी वाइफ भी नहीं है काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, मेरे एसोसिएट डेंटिस्ट भी नहीं है, तो व्हाट आई डू इज, या तो वो पेशेंट तब आया होगा जब उसका अपॉइंटमेंट होगा, या वो तब आया होगा जब उसका अपॉइंटमेंट नहीं है। अगर उसका अपॉइंटमेंट है तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि सर आप 10 मिनट वेट कर लीजिए, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपना पेशेंट कुछ भी कर रहा हूँ 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करूँ। अगर मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ विदाउट गिविंग एनी पेन टू द पेशेंट, मतलब अगर मैं रूट कनाल कर रहा हूँ और मैं पल्प रिमूव कर सकता हूँ 10 मिनट में, तो मैं पल्प रिमूव करके उनको भेज दूंगा ताकि मैं नेक्स्ट पेशेंट को बुला सकूँ। अगर मैं सर्जरी कर रहा हूँ और सर्जरी में टाइम लगेगा तो मैं पेशेंट को इन्फॉर्म करवा दूंगा, और ऑनेस्टली सही टाइम इन्फॉर्म कराऊंगा। ये नहीं कि झूठ, सही टाइम कि जी अभी 1 घंटा लग सकता है, आप आसपास से हैं तो आप घर चले जाइए, हम आपको कॉल कर देंगे, राइट, या आप थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, ये तो बात तब हुई जब पेशेंट ओपीडी में अचानक आ गया, सॉरी अपना अपॉइंटमेंट लेके आया। अब पेशेंट अचानक भी आ सकता है, अचानक में भी यही सेम रूल फॉलो होता है। अगर मुझे लगता है कि मैं पेशेंट को विदाउट गिविंग हिम एनी मोर हर एनी पेन इन द क्लिनिक और आउटसाइड द क्लिनिक,
मैनेज कर सकता हूँ तो मैं उस टाइम पे डीवाइटलाइजर लगा के या मैनेज करके भेज देता हूँ। और मुझे लगता है कि आई एम स्टक, मुझे रूट निकालनी ही है, आई एम स्टक, मुझे पल्प निकालना ही है, तो जितना ऑनेस्टली टाइम लगेगा मैं पेशेंट को बता देता हूँ, राइट। जो आपका ऑनेस्ट पेशेंट होगा वो आपके लिए रुकेगा, और जो नहीं रुक रहा, जो इतनी पेशेंस भी नहीं दिखा रहा, तो वो आपके क्लिनिक में आपके ट्रीटमेंट में पेशेंस नहीं दिखाएगा। वो आपको हर टाइम जज करेगा, वो हर टाइम आपको कहेगा जल्दी कीजिए, और फिर आप पे ब्लेम करेगा। तो ऐसा पेशेंट चला जाए कोई बात नहीं। जो डिसेंट पेशेंट होगा वो 10-15 मिनट वेट करेगा, पर 10-15 मिनट से ज़्यादा वेट ना कराना ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीखें कि अगर आप उस बीच में अटक जाते हैं तो या तो उस चीज़ को मैनेज कर लीजिए, या ऑनेस्टली बता दीजिए कितना टाइम लगेगा। अगर वो पेशेंट पेन में नहीं है, जैसे आपने बताया रेस्ट्रिक्शन के लिए आया, तो पेन में तो नहीं होगा, तो वो थोड़ी देर बाद आ सकता है। सुबह का पेशेंट है तो शाम में आ सकता है। ठीक है, उस तरीके से आपको अपनी कम्युनिकेशन करनी होगी, और ये कम्युनिकेशन आपको करनी पड़ेगी। आप असिस्टेंट से ये नहीं बुलवा सकते कि थोड़ा टाइम लगेगा। मेक श्योर कीजिए कि आप असिस्टेंट को बोलें कि प्लीज़ उनको अंदर बुला दीजिए, और आप अपना पेशेंट कर रहे हैं, आप 2 मिनट का ब्रेक दीजिए उस पेशेंट को, और हैंड फोल्ड्स करके ग्लव्स में उनसे खुद रिक्वेस्ट कीजिए कि सर वी आर स्टक हियर, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप अगर वेट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना थोड़ा मैं मैसेज आपको करवा देता हूँ या करवा देती हूँ, राइट। जो अपना पर्सनल टच होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को असिस्टेंट से बात करते हुए टोन आप देखते होंगे कई बार बड़े एब्रप्ट होते हैं, और जैसे आप पेशेंट से बात करते हैं तो चेंजेस ऑफ टोन आपको दिखते हैं। तो इस चीज़ पे यू हैव टू वर्क, थोड़ा पर्सनली बात करें पेशेंट से। एनी क्वेश्चंस? डॉक्टर साहब का तो हमने आंसर कर दिया है मेरे ख्याल से। और कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो प्लीज़ पूछ लीजिए। आज थोड़ा लेट आए हम, और I don't think so any questions are there. So thank you so much everyone, and हम आते रहेंगे, आपसे लाइव पे बात करते रहेंगे। ज़्यादा लंबा बात मैं नहीं करता हूँ, इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। और आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ एंड इन डेंटिस्ट्री, एंड यू विल कीप डूइंग दैट। कोई और आपका कोई क्वेरी हो, कोई आपको केस डिस्कस करना हो, कोई आपको और क्वेरी हो रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री, प्लीज़ व्हाट्सएप करें बाय ऑन माई नंबर, दैट इज़ 9873351158। थोड़ा टाइम लग सकता है रिप्लाई करने में, कई बार बिजी होते हैं, बट रिप्लाई ज़रूर करेंगे, डिस्कस ज़रूर करेंगे, कनेक्ट ज़रूर बिठाएंगे, और एक दूसरे को बेटर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।